Get ready, students, for hunt. The problem hunt. हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम हंट में। और आज मैं मुकेश कुमार आपके साथ केमिस्ट्री की क्लास लेकर आया हूँ। चलिए उसको शुरू करते हैं। इससे पहले हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ताकि आपको इस क्लास में पढ़ाई जाने वाली जो टॉपिक्स है उसको अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। प्रीवियस वीडियोस में हेनरी लॉ को पढ़ा था। अब हम लोग आज जो है इस वीडियो में हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे रियल लाइफ में हमारे यूज होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, हम लोग इसको डेली लाइफ में फील करते हैं। देखिए, पहला है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 का सॉल्युबिलिटी सॉफ्ट ड्रिंक्स में, सोडा वाटर में बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही ज्यादा प्रेशर में उसको सील किया जाता है बॉटल्स को। हेनरी लॉ को एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। हेनरी लॉ में क्या था, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद प्रेशर। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है, किसी भी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है, देखिए इसका पहला जो आपका एप्लीकेशन है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है, जो लिक्विड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है या फिर सोडा वाटर होती है, उसमें बढ़ाने के लिए उसको जो बॉटल्स होता है उसको बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर में सील किया जाता है। समझ गए मेरे बच्चों। अब देखिए अगला जो एप्लीकेशन है, अगला एप्लीकेशन जो है वो स्कूबा डाइवर के केस में है। स्कूबा डाइवर्स आपको पता होगा, ओशन के अंदर डीप जो वाटर में जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं, अगर वो नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करें तो क्या होगा, उसमें जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई प्रेशर में जब वो नीचे जाएंगे वाटर के अंदर, तो हाई प्रेशर होने के चलते जो उनके ब्लड में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ जाए। तो देखिए, डीप ओशन में प्रेशर ज्यादा होने के चलते जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और वही जब वापस नीचे सरफेस पे आते हैं तो वापस जो है जो ऑक्सीजन डिजोल्व हुआ वहां पे प्रेशर में, वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो ब्लड कैपिलरीज है उससे बुलबुला टाइप का जो है वो गैसेस बाहर रिलीज होते हैं, जिससे एक मेडिकल कंडीशन जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेड्स। मेडिकल भाषा में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन जो है वो जब बाहर रिलीज होते हैं तो बबल फॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में जब हम लोग खोलते हैं बॉटल को तो क्या होता है, उसमें जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो बबल के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो उसी तरह का केस यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जो एक्सेस डिजॉल्व ऑक्सीजन है स्क्यूबा डाइवर्स के ब्लड्स में, वो वापस जो है जब वो सरफेस पे आते हैं तो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और एक बुलबुला टाइप का फॉर्मेशन करते हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज में, जो उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे एक मेडिकल कंडीशन जो है, मेडिकल कंडीशन को उसको हम लोग बेड्स फॉर्मेशन बोला जाता है, और ये बहुत ही पेनफुल होता है, और इससे जो है व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं उसमें जो है जो गैसेस का मिक्सचर होता है वो थोड़ा डाइल्यूटेड होता है, वो नॉर्मल जो है एयर को उसमें नहीं डाला जाता है। उसमें देखिए यहाँ पर इसका कंपोजिशन बताया गया है, 11.7% उसमें हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन और 32% ऑक्सीजन का मिक्सचर उसमें यूज किया जाता है, ताकि जो उनके ब्लड में ऑक्सीजन का जो मात्रा है या फिर नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं करे और इस तरह का मेडिकल कंडीशन वहां पे जनरेट ना हो। इसके अलावा इसमें टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन से बचने के लिए भी ये मिक्सचर वहां पे यूज किया जाता है। अगला देखिए, अगला इसका क्या एप्लीकेशन है बच्चों। देखिए ये दूसरा जो एप्लीकेशन था उसमें क्या हो रहा था, प्रेशर ज्यादा होने से कंसंट्रेशन जो है गैसेस का
लिक्विड में वो बढ़ जा रहा था। अगला कंडीशन क्या है, अगर हम लोग ऊपर हाइट में जाते हैं, आप लोग ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि जैसे जैसे हम लोग हाइट एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने से क्या होता है, प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। तो इसीलिए हाई एल्टीट्यूड या फिर माउंटेन्स वगैरह रीजन में रहने वाले लोगों के केस में वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के चलते ऑक्सीजन कंटेंट जो है एटमॉस्फेयर में वो कम पाया जाता है, और इसलिए वहाँ के लोगों के ब्लड्स में जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो अप्रोक्सीमेटली ग्राउंड लेवल के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी कम होगी, और इसीलिए हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोगों के जो ब्लड्स और टिश्यूज में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है, और इस वजह से एक मेडिकल कंडीशन में हम लोग इसको एनोक्सिया बोलते हैं। और ऐसा होने से क्या होता है, लोगों में वीकनेस आ जाती है और उन्हें सोचने समझने में दिक्कत होती है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा हेनरी लॉ का कुछ एप्लीकेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। अभी मैंने आपको 3 एप्लीकेशन बताया, ये इंपॉर्टेंट थे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे जो टॉपिक हमारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, मतलब गैसेस का सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, सॉलिड लिक्विड या गैस तीनों ही तरह का फिजिकल स्टेट्स में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बढ़ने लगता है। इसीलिए अगर हम लोग गैसेस लिक्विड के सॉल्यूशंस में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो जो डिसॉल्व गैसेस पार्टिकल्स वो और भी ज्यादा उसमें एनर्जी का इंक्रीज होगा और वाइब्रेशन बढ़ेगा पार्टिकल्स के बीच में, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और बढ़ेगा। इसी वजह से जो उसका सॉल्युबिलिटी है वो और भी घटेगा। देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज करता है। देखिए प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है हमारा द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले आपको वेपर प्रेशर क्या होता है ये समझ लीजिए। तो इसको देखिए एक डायग्राम से मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए ये एक क्लोज सिस्टम लिया गया है जिसमें नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन है और यहाँ से पूरी तरह से ये क्लोज्ड है और ये यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। तो ऐसा करने से जब भी हम लोग इस तरह का कोई क्लोज सिस्टम लेंगे जिसमें लिक्विड सॉल्यूशन होगा और कुछ ऊपर में एम्प्टी स्पेस होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो लिक्विड सॉल्यूशंस है उससे कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो इवेपोरेट होके जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे जमा होने लगता है। तो देखिए यहाँ पे ये वेपर जो है, कुछ वेपर्स जो है ये इसके ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर ये जमा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर पूरी तरह से ये क्लोज सिस्टम है तो वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से एक यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन के ऊपर वेपर का एक यहाँ पे सिस्टम जनरेट हो जाता है और ये जो वेपर है और सॉल्यूशन है दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये कितना वेपर यहाँ पे होगा और कितना इधर सॉल्यूशन होगा, दोनों के बीच में यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन जाता है और ये जो वेपर यहाँ पे बन रहा है इस सॉल्यूशन पे एक प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देता है। जिस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर का एयर जो है प्रेशर लगा रहा है यहाँ पे हर चीज पे, उसी तरह से यहाँ पर भी इस तरह का केस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पे वेपर्स है तो वो इस पे एक प्रेशर जनरेट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो इसका डेफिनेशन देखिए इसमें यही चीज बताया गया है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid phase at given temperature। मतलब particular temperature पे जो किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उस सॉल्यूशन पे, उसी को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब देखिए वेपर प्रेशर जो होता है कि लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन लोग पढ़ रहे हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन जो ले रहे हैं हम लोग उसका नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए नेचर करने का मतलब क्या है, लिक्विड हैविंग द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
आर वोलेटाइल, मतलब ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा लिक्विड जिसमें क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड लिक्विड के बीच में बहुत ही कम होता है, वीक होता है, वो नेचर में वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल होने का मतलब है कि उसको थोड़ा सा ही टेम्परेचर देने पे उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही आसानी से वेपर फेज में चले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग वोलेटाइल लिक्विड। तो वोलेटाइल होने के चलते क्या होता है, देयरफॉर हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर। अब देखिए वोलेटाइल है मतलब क्या होगा, बहुत ही आसानी से वो वेपर फेज में चला जाएगा, और वेपर फेज में चला जाएगा तो यहाँ पे जो है वेपर्स ज्यादा होंगे लिक्विड के ऊपर उसको प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, और इस तरह से जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब आपको समझ में आ गया। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर वोलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, आपका पार्शियल प्रेशर जो है वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर जो है उस लिक्विड का, उस वोलेटाइल लिक्विड का ज्यादा होगा, और नॉन वोलेटाइल लिक्विड है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कम होगा। अगला कंडीशन देखिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, क्योंकि देखिए इसका डेफिनेशन में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो है ये जो वेपर प्रेशर है वो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये लिया गया था। टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से किसी भी सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा घटेगा। तो देखिए टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है ये। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए टेम्परेचर बढ़ाइएगा अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में तो क्या होगा। हाँ तो देखिए बच्चों, वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने से इसलिए बढ़ता है क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन का जो मॉलिक्यूल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के चलते जो वेपर फेज में जाने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और इस वजह से यहाँ पे सॉल्यूशन के ऊपर जो है जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा होंगे, और इसलिए प्रेशर भी वहां पे इंक्रीज कर जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, हमने देखा वेपर प्रेशर को समझा और वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। अब देखिए अगला है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। इसमें क्या होता है, आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट, देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड होते हैं, तो उसी तरह सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो देखिए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए हम लोग एक बाइनरी सॉल्यूशन मान रहे हैं जिसमें दो कंपोनेंट हैं, दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, मतलब ऐसे लिक्विड जिसके पार्टिकल्स जो है, जिसके मॉलिक्यूल्स जो है आसानी से टेम्परेचर देने पे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। 1 और 2 यहाँ पे लिया गया है, दो वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन। अब देखिए इसको क्या किया गया है, एक क्लोज्ड वेसल में लिया गया है। तो इससे क्या होगा, उनमें क्या होगा, कुछ जो है पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और दोनों के बीच में जो क्लोज्ड वेसल है वहां पे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा वेपर फेज और लिक्विड सॉल्यूशन के बीच में। अब देखिए यहाँ पे टोटल प्रेशर जो लिया गया है उस सॉल्यूशन पे जो लग रहा है वो क्या लिया गया, P टोटल हम लोग उसको मान रहे हैं, और P1 एंड P2 ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, पहला कंपोनेंट का सॉल्यूट का और दूसरा है सॉल्वेंट का, ये लिया गया है। देखिए ये जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है, पहला कंपोनेंट P1 और ये जो P2 है वो पूरी तरह से मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। These partial pressure are related to the mole fraction of component 1 and 2, मतलब कंपोनेंट 1 की कितनी मात्रा है सॉल्यूशन में और 2 की कितनी मात्रा है, उस पे जो है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। और ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको सबसे पहली बार रॉड्स नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कस किया था, एक फ्रेंच केमिस्ट थे ये। तो उन्होंने एक लॉ दिया था जो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, जिसको हम लोग रॉड्स लॉ बोलते हैं। तो देखिए ये क्या था, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ इट स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें वोलेटाइल लिक्विड्स है, अगर दो कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन अगर ले रहे हैं उसमें दो वोलेटाइल लिक्विड अगर हम लोग ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, द पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर
ऑफ ईच कंपोनेंट, दोनों ही कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा देयर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब दोनों ही कंपोनेंट का कितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें प्रेजेंट है और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब डायरेक्टली जुड़े हुए रहेंगे। मतलब जितना कंपोनेंट की मात्रा 1 होगी उस वो जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 पे डिपेंड करेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 कंपोनेंट 2 जो है वो कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो यही चीज है ये रॉड्स लॉ। देखिए बच्चों, अगर रॉड्स लॉ को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें उसका अगर इक्वेशन को, तो देखिए क्या उसको किस तरह से लिख सकते हैं। पार्शियल प्रेशर देखिए फॉर कंपोनेंट 1, पहले कंपोनेंट के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका मोल फ्रैक्शन x1 के, और इस तरह से इसको हम लोग P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 लिख सकते हैं। यहाँ पे P1 नॉट क्या है, कंपोनेंट 1 जो है उसका वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट 1 का। मतलब अगर हम लोग केवल कंपोनेंट 1 ही लें, सॉल्यूशन को ना लें, तो उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्या हो सकता है, वो है यहाँ पे P1 नॉट। तो ये हो जाएगा P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। उसी तरह से सिमिलरली फॉर कंपोनेंट 2, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 देयर मोल फ्रैक्शन, एंड P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। यहाँ पर P2 नॉट जो है वो क्या है, प्योर कंपोनेंट 2 का जो है वेपर प्रेशर है। तो इस तरह से आप देखिए टोटल वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन पे वो P टोटल वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, दोनों का ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे P1 ये निकला और ये P2 ये निकला, ये दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब देखिए यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 आएगा, ये मैक्सिमम दोनों को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम पूरा सॉल्यूशन बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए इसको हम लोग x1 या x2 किसी को भी हम लोग दूसरे के टर्म में बदल सकते हैं। 1 माइनस x2 देखिए लिख दिया x1 को, और ये P1 नॉट प्लस बाकी को ऐसा ही रहने दिया गया है। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, P1 नॉट हो गया और ये P1 नॉट x2 हो गया, और इस तरह से देखिए ये दोनों के बीच में यहाँ पे ये कॉमन लिया गया है x2 अगले स्टेप में, और ये P1 आ गया। तो ये फाइनल इक्वेशन आया P टोटल का, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ होल सॉल्यूशन P टोटल इक्वल टू P1 प्लस x2 into P2 नॉट माइनस P1 नॉट। अब इसका देखिए अगर ग्राफ के फॉर्म में देखें ग्राफ को, तो यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ बनाया गया है। इसमें देखिए इस कंडीशन, ठीक है ठीक। अब देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है उसका। और इस केस में देखिए यहाँ पे x1 जो है 1 है, x1 मतलब क्या है, कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन वो मैक्सिमम मात्रा में यहाँ पे। तो देखिए इसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी जो है मैक्सिमम जा रहा है ग्राफ में, ये वाला ग्राफ देखिए, और जो 2 है उसका प्रेशर देखिए 0 है। अब जैसे जैसे इधर देखिए इधर बढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो देखिए ये P2 की मात्रा, P2 का जो है वो P2 जो है वो बढ़ रहा है। उसी तरह से इधर आएंगे तो यहाँ पे देखिए x1 यहाँ पे 0 है, तो इसलिए देखिए x1 का ये P1 का जो ग्राफ है वो यहाँ पे 0 पे है, और x2 यहाँ पे 1 है, तो देखिए ये मैक्सिमम पे है। तो इस तरह से ये दोनों ही वेपर प्रेशर जो है इधर इंक्रीज कर रहा है, एक इधर इंक्रीज कर रहा है, दोनों का ही ग्राफ को यहाँ पे ज्वाइन करके दिखाया जा रहा है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिए, ये P2 जो है मतलब कंपोनेंट 2 का जो आपका वेपर प्रेशर है वो देखिए उसका ग्राफ थोड़ा ऊपर है और ये नीचे है। इससे क्या पता चल रहा है कि P2 जो है कंपोनेंट 2 जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा वोलेटाइल होने के चलते उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो रहा है ग्राफ में, और ये P1 जो है कम वोलेटाइल लिक्विड है, इसीलिए उसका वेपर प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम है। अब दोनों का जो है P टोटल का जो ग्राफ होगा वो ये है, जो इसको यहाँ दिखाया जा रहा है इस ग्राफ में। तो ये थे आज का हमारा क्लास प्यारे बच्चों। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ। For latest notification and updates, subscribe our channel and press the bell icon.